हाँ बच्चा पढ़ते हैं क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन एकदम नहीं बोलना। निबिड़ संकुलन परिभाषा लिखते चला। निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं? तो कहता है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन, लिखते चला परिभाषा लिखो। अरेंजमेंट ऑफ constituent particle, arrangement of constituent particle assuming arrangement of constituent particles assuming hard sphere, assuming hard sphere in 3D is called close piping. Is called close piping. Is called close piping. हिंदी लिख ले, समझ में आज तो बच्चा देखते जाना। अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एज्यूमिंग हार्ड स्फीयर इन 3D इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। लिखिए, अवयवी कणों को ठोस गोला मानते हुए, अवयवी कणों को ठोस गोला मानते हुए, अवयवी कणों को ठोस गोला मानते हुए, अवयवी कणों को ठोस गोला मानते हुए त्रिभीम में सजावट को, त्रिभीम में सजावट को निबिड़ संकुलन कहते हैं। त्रिभीम में सजावट को निबिड़ संकुलन कहते हैं। आ जाओ इधर, जैसे दैट करके समझावे। जैसे कि बताओ बच्चा, एक पहले जो हमने बताया था, इसके पहले जो यूनिट सेल बताया था या क्रिस्टल लैटिस बताया था, उसमें हमने जो एटम माना था, वो एटम जो माना था हमने बच्चा, एटम एक छोटा पार्टिकल को माना था। आप देखना इधर बढ़िया, ये जो यूनिट सेल हमने बनाया था, वो कॉर्नर पर क्या माना था बच्चा? एगो एटम, पूरा बड़का एटम को हमने बिंदु मान लिया था और सब जगह पर हमने एक बिंदु रख करके एक सीधी रेखा से मिलाया था। तो यह जो बना था बच्चा, इसको कहते थे हम लोग यूनिट सेल, या इसी को जब और रिपीट करेंगे तो क्रिस्टल जालक होगा। लेकिन निबिड़ संकुलन का मतलब है कि चूंकि देखो, ध्यान से देखो, अगर कोई भी ठोस होगा ना बच्चा, तो एक कण ई कोना पर है, एक कण ई कोना पर है, एक मतलब कणों के बीच में इतना दूरी थोड़े न होता है। ये तो फिगर बनाने के लिए मैंने कल बताया था कि फिगर बनाने के लिए मैंने वह जो पार्टिकल था उसको एक बिंदु मान लिया था। लेकिन जब निबिड़ संकुलन लिखेंगे तो आपको बिंदु नहीं, जितना बड़ा आइटम है वो आइटम को वहाँ पर ही लिखना पड़ेगा। यही है क्लोज पैकिंग में अंतर, यही है क्लोज पैकिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ एटम है, और एटम को हमने कहा देखो हार्ड स्फीयर मतलब एक कठोर गोला मानना है, एटम को कठोर गोला मानना है। तो अगर मैं इस यहाँ पर जो बिंदु था, जो पहले क्रिस्टल जालक में हमने एटम को ये बिंदु माना था, आज एटम को अगर जैसन है वैसने माने, मतलब जो एटम होता है एक कठोर गोला होता है, अगर कठोर गोला रख करके हम सजावट करते हैं तो यह जो अरेंजमेंट आएगा,
यह जो अरेंजमेंट कहलाएगा बच्चा, यह जो अरेंजमेंट कहलाएगा, यही वाला कहलाएगा आपका निबिड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग कहलाएगा। ये वाला सोच लो, यही वाला आपको कहलाएगा क्लोज पैकिंग। मतलब अगर हम कॉर्नर्स पर, और देख ध्यान देना, अगर क्लोज पैकिंग है तो आइटम एक दूसरे को टच करते हुए रहेगा, एक दूसरे को टच करते हुए रहेगा, ये नहीं कि दूर दूर होगा। लेकिन हमने कल बताया था कोना पर एगो बिंदु मान करके उसको आइटम माना था, लेकिन यहाँ पर बिंदु आइटम को नहीं मानेंगे, बल्कि आइटम हो या मॉलिक्यूल हो, सभी को एक ठोस गोला मानेंगे। और बोलो हाँ या नहीं। तो बताओ बच्चा, ठोस में जो कण होता है वो सटा हुआ टच करते हुए रहता है कि दूर दूर रहता है? टच करते हुए रहता है। तो कल जो क्रिस्टल लैटिस मैंने बनाया था उसमें आइटम कॉर्नर्स पर था तो बड़ी दूर दूर न था, एगो यहाँ एगो तो दूर न था जी। तो वो हम क्यों बनाए थे बच्चा? कल हम कन्वीनियंस के लिए बनाए थे कि आपको दिखे आसानी से, क्योंकि ऐसे बना दो तो देख लग की हाल होगा, समझ में नहीं आता। इसीलिए मैंने कल एटम को एक बिंदु माना था, लेकिन निबिड़ संकुलन में अब एटम को गोला मान के ही वही मानना पड़ेगा और एटम एक दूसरे को टच करते हुए रहेगा। आ गया समझ में? निबिड़ संकुलन समझ में आई बात? निबिड़ संकुलन क्या है, आई है बच्चा? ये क्लोज पैकिंग देख रहे हो सब, ये एकदम गोये आइटम बोला सब एक दूसरे को टच करते हैं कि नहीं? एक दूसरे, यही है निबिड़ संकुलन। ये है क्लोज पैकिंग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्लोज पैकिंग। बोल हाँ या नहीं? बताओ गेंदा टच कर रहा है कि नहीं? अब एजी पर ही गेंदवा को एगो या बिंदु मान लेंगे, एजा पर एगो बिंदु मान लेंगे, बिंदु मान के ऐसे मिला देंगे तो वो क्रिस्टल जालक कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? मतलब सब गेंद को एक को बिंदु मान लो, एजा बिंदु रख दो, एजा बिंदु, यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु रख करके मिलाओगे तो वह जो संरचना बनेगा वो एक पहले वाला क्या बनेगा? क्रिस्टल जालक बनेगा। लेकिन अगर उस बिंदु को हम जैसन गोला था, मतलब एटम को गोला मान करके बनाते हैं तो वह जो संरचना बनेगा उस संरचना को हम लोग क्या नाम देंगे बच्चा जी? निबिड़ संकुलन नाम देंगे। कोई दिक्कत हुआ? नहीं दिक्कत हुआ। निबिड़ संकुलन तीन प्रकार के, कई प्रकार के? तीन प्रकार के निबिड़ संकुलन समझ में आई लो। निबिड़ संकुलन में एक के अंतर है बच्चा, एकदम क्रिस्टल जालक से। क्रिस्टल जालक में एटम को बिंदु मानते थे और यहाँ पर ही एटम को एक कठोर गोला मानते। आया समझ में? पूरा पूरा कि नहीं आया? टाइप ऑफ निबिड़ संकुलन, टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग। पहला तीन प्रकार के होता है बच्चा। पहला को कहते हैं वन डायमेंशनल। क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल क्या कहलाता है? एक विमीय निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग। दूसरा है बच्चा, हिंदी लिख लेना, एक विमीय, लिखते चले, एक विमीय निबिड़ संकुलन। दूसरा का नाम है बच्चा टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तीसरा थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। हिंदी होगा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। एकदम गलती से जैसे हो फटाफट बनाते जाना, एकदम नहीं घरे में वो सब गोला वोला एक गोला बना के छोड़ दो, बाकी घरे में बनाना है। एक गोला दे दो, बाकी घर में एकदम टच करते हुए होना चाहिए गोला बच्चा, टच करते हुए गोला होना चाहिए कॉर्नर पर वाला। बन गया? आइए पहला पढ़ते हैं वन डायमेंशनल। उतना समय नहीं है को बच्चा जो आप बढ़िया से सजा के लिखोगे, बहुत तेज भागते हैं। अब देखो तो अभी नहीं लिखा लो तब तक हम मिटा दिए।
अब चूं चा कर बोले कोई फायदा है कोई नहीं। मैंने कहा था कि एकदम मेरे साथ रहना। आइए बच्चा पढ़ते हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। वो तो अपनों लिख लोगे, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। जल्दी से लिख करके आओ रास्ते पर। वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। लेकिन निबिड़ संकुलन पढ़ने से पहले बच्चा कुछ चीजें पढ़नी पड़ती है। इसमें 5-6 चीजें एकदम देखो, हम ऐसा नहीं कर देते कि तुरंत खत्म करने के लिए हम सोच रहे हैं और फुल्ले बनेगा। तो आपको क्या करना है, एकरा में बच्चा, एकरा में 5-6 चीजें निकालनी होती है क्लोज पैकिंग में, है ना। पहला हम लोग निकालेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए मतलब होगा उस क्लोज पैकिंग ने उस क्लोज पैकिंग के एकक कोष्ठिका के भुजा की लंबाई, और आर होगा उस एटम का त्रिज्या। एटम मतलब ई वाला एटम बच्चा, एक त्रिज्या गेंदवा के त्रिज्या आर। तो रिलेशन बिटवीन, तो एक लाइन लिख दो एकरा में, इन क्लोज पैकिंग, लिखो बच्चा, इन क्लोज पैकिंग, इन क्लोज पैकिंग फॉलोइंग parameters is calculated following parameter is calculated पहला रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए और आर के लिखते चला, ए और आर के बीच में संबंध। ये क्या होगा बच्चा, ये क्या होगा बच्चा, साइड ऑफ यूनिट सेल, साइड ऑफ यूनिट सेल। अभी नहीं समझ में आई तो बच्चा अभी खाली लिखते जाओ, जब क्लोज पैकिंग शुरू करो ना तभी सब समझ लो कि क्या ए और आर के बीच में संबंध क्या है। ये सब पूरा समझ में उस समय आएगा। साइड ऑफ यूनिट सेल इन क्लोज पैकिंग, साइड ऑफ यूनिट सेल इन क्लोज पैकिंग। निबिड़ संकुलन में, हिंदी लिख लो, निबिड़ संकुलन में एकक कोष्ठिका की भुजा, निबिड़ संकुलन में एकक कोष्ठिका की भुजा। और जहां आर हो जाएगा बच्चा रेडियस ऑफ स्फीयर या एटम, रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर माने वो जो गोला माने हैं बच्चा परमाणु। रेडियस ऑफ स्फीयर या एटम, गोला या परमाणु की त्रिज्या, गोला या परमाणु की जैसे ऐसे ही एगो ऐसे रिलेशन बताते हैं बच्चा। हाँ जी, दूसरी चीज लो स्टोरेज, फोन का स्टोरेज फुल हो गया। चलिए हो गया, देखना अगर दोबारा आएगा तो। रेडियस ऑफ स्फीयर, चलिए बच्चा थोड़ा सा एगो एग्जांपल दे के समझा दो। ये समझ जाओ ना, 6 गो क्लोज पैकिंग खत्म हो जाएगा एक दिन के अंदर। क्लोज पैकिंग खत्म कर देंगे, खाली 5 चीज़ आप समझ जाओ। जैसे बताओ, जैसे मान लो बच्चा एक 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है कि नहीं। अब इसमें पूछता है कि ए और आर के बीच में संबंध होता है, तो बताओ। अच्छा ये सुनो, एकरा में यूनिट सेल कैसे बनेगा जानते हो? तो यूनिट सेल बनेगा, सुनो बढ़िया से, यूनिट सेल बनेगा इस
एटम के केंद्र से मिलाने पर जो फिगर बनेगा बच्चा वो यूनिट सेल का आकृति कहलाएगा। सुन ले बढ़िया से बात, दोबारा नहीं बोलेंगे। अगर आपको यूनिट सेल मैंने यहाँ लिखा एकक कोशिका, जिसके भुजा के लंबाई को मैंने ए माना है, वो यूनिट सेल कैसे बनेगा? स्फेयर के केंद्र को मिलाने से जो फिगर बनेगा वो कहलाएगा यूनिट सेल। बोल हाँ या नहीं? और इसकी लंबाई को हम लोग ए मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चा? ए। और बताओ, और त्रिज्या आर क्या है बच्चा? स्फेयर की त्रिज्या। तो मान लो इसके स्फेयर की त्रिज्या को हमने क्या मान लिया था? तो कहता है ए और आर के बीच में क्या संबंध है? ए और आर के बीच में देखो संबंध अपने आप पता चल जाएगा। बताओ बच्चा, एजा पर एजा से एजा की दूरी कितना है? ए। अब बताओ एजा से एजा कितना होगा? आर। यहाँ तक जी। और यहाँ से यहाँ कितना होगा? आर। तो बताओ तो बच्चा, दोनों के जोड़ देंगे तो केकर बराबर? ए के बराबर। मतलब ए केकर बराबर होगा? 2r। तो ये संबंध हो गया केकर। इस क्लोज, ऐसा क्लोज पैकिंग अगर कोई दे दे तो आप ए और आर में संबंध क्या बताओगे? ए बराबर 2r। समझ में आई कि नहीं? आई कि नहीं आई? अरे बोल ले भाई साहब। दूसरा हम लोग देखेंगे बच्चा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। बनाते चला, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। इफेक्टिव नंबर ऑफ परमाणुओं की प्रभावी संख्या, जिसे जेड से सूचित करते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जेड से सूचित करते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ बोलो जी। अरे जी पीछे वाला समझ रहे लो? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। अच्छा ये क्या होता है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जेड क्या होता है? याद रखना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होता है किसी भी क्लोज पैकिंग के यूनिट सेल में कई गो परमाणु। अभी पूरा 100% नहीं समझ में, तो मैं कह रहा हूँ जब मैं क्लोज पैकिंग समझाऊंगा तो पूरा आ जाएगा। अभी खाली बस समझते जाऊँगा। हिंदी लिख लो, परिभाषा पहले लिख लो बच्चा। द नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन a unit cell of closed packing is called effective number of atom. Is called effective number of हिंदी लिख लो। कहता है कि एकक कोशिका में जैगो परमाणु होगा वही उसका क्या कहलाएगा? जेड कहलाएगा। एकक कोशिका में जितना परमाणु होगा, और एकक कोशिका बनेगा कैसे? वही सेंटर को मिलाने से। तो जब बनेबो न तब बताएंगे। तो पहले लिख लो, निबिड़ संकुलन के एकक कोशिका में, हिंदी लिख लो बच्चा। निबिड़ संकुलन के एकक कोशिका में, निबिड़ संकुलन के एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को, निबिड़ संकुलन के एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को, उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणु की प्रभावी संख्या कहते हैं। परमाणु की प्रभावी संख्या, जैसे एगो यूनिट सेल कल्हे वाला ले लेंगे। बताओ बच्चा, जैसे कल्हे वाला ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एकरा प्रिमिटिव वाला के। प्रिमिटिव वाला बच्चा देख लो, प्रिमिटिव वाला
प्रिमिटिव यूनिट सेल में कहाँ होता है आइटम? सिर्फ 8 कोना पर नहीं होता है जी। यस सर। तो मान लो यहाँ पर 8 यहाँ पर कोना पर होगा। यहाँ पे को मैं टच नहीं करवाता हूँ बच्चा, लेकिन आप मान के चलना सब आइटम टच करते हुए रहेगा। सब आइटम एक दूसरे को टच करते हुए रहेगा, क्योंकि हम बना नहीं रहे टच करते हुए, लेकिन रहेगा एक दूसरे से टच करते हुए। बताओ एकरा में कई गो आइटम होगा बच्चा? 8 तो आप कहोगे 8 गो है ये जी। 8 आइटम कैसे? एक आइटम नहीं है जी। कोना पर वाला के हिस्सेदारी कितना होता है? बनवाई तो कितना हो जाएगा बच्चा? 8 गुने बनवाई 8। अरे एकर बताओ ना बच्चा, कोना पर है तो एकर इतने हिस्सा नहीं अंदर है जी। तो कई हिस्सा एकर अंदर होता है? 1/8 कल बता रहे थे ना। तो एकरा में टोटल आइटम कई गो होगा? 8 गो है। 8 आइटम का, और कोना पर वाला के हिस्सेदारी कल बताए थे बनवाई 8 होता है। तो बताओ 8 से 8 कट गया तो टोटल कई आइटम? मतलब है तो टोटल। अरे ये घरवे के बताए थे ना कल घर बा के बच्चा, वहाँ आइटम है, यहाँ आइटम है, वहाँ आइटम है, 8 कोना पर है। तो क्या जो कोना पर रखा हुआ आइटम है वो पूरे अंदर में है? कई हिस्सा अंदर में है? मात्र 1/8। तो वहाँ पर वाला का 1/8, यहाँ पर वाला के 1/8, मतलब 8 कोना वाला के 1/8 जोड़ेंगे तो बने नहीं आएगा। या कैसे करो, 8 कोना पर वाला को 1/8 से गुना कर दो तो एक 1 आएगा। मतलब एक जेड बराबर कितना बोलोगे बच्चा? 1 बोलोगे। इस यूनिट सेल का आप जेड कितना बोलोगे? 1 बोलो। समझ में आया? अरे बोलो। अच्छा, अगला हम लोग देखते हैं बच्चा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या देखते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तीसरा हम लोगों को जरूरत पड़ेगा बच्चा कोऑर्डिनेशन नंबर। तीसरा लिखा बच्चा कोऑर्डिनेशन। सी वाला कोऑर्डिनेशन नंबर की जरूरत पड़ेगा हमें। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर की जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? परिभाषा पूछ तो सितारा लगा लो बच्चा। बता बच्चे, परिभाषा पहले लिखा और बाद समझाओ। द नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ नेबरिंग एटम, नेबरिंग या टचिंग एटम, द नंबर ऑफ टचिंग एटम ऑफ अ पार्टिकुलर, द नंबर ऑफ नेबरिंग या टचिंग एटम ऑफ अ पार्टिकुलर एटम in close packing, is called coordination number. Is called coordination. Is called coordination. हिंदी लिख लो। एक निश्चित परमाणु के पड़ोसी या एक निश्चित परमाणु के पड़ोसी या स्पर्श करने वाले परमाणुओं की संख्या या स्पर्श करने वाले परमाणुओं की संख्या को कोई लिखा लो। परमाणुओं की संख्या को
एक निश्चित परमाणु के पड़ोसी या आसपास करने वाले परमाणुओं की संख्या को निबिड़ संकुलन में परमाणुओं की संख्या लिख दो। निबिड़ संकुलन में परमाणुओं की संख्या, निबिड़ संकुलन में परमाणुओं की संख्या। तो परमाणु के पहले लिख दो निबिड़ संकुलन, तीर मार के ऊपर लिख दो ना। निबिड़ संकुलन में परमाणुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं बच्चा समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, समन्वय, समन्वय संख्या। ये क्या है जरा देख लो बच्चा, समझ लो। कोई बड़गर चीज, जैसे मान लो बच्चा हम एक पैकिंग बनाते हैं, ये वाला तो 2D क्लोज पैकिंग बनाते हैं। सब आइटम है बच्चा, ये सबके सब आइटम है, देख लो। ये मैंने एक क्लोज पैकिंग बताया। अगर इस क्लोज पैकिंग में आपको किसी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे कि बताओ इस क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा मैंने समन्वय संख्या कितना होगा, तो आप क्या करना बच्चा, एक किसी आइटम को पकड़ लो और देखो कि उससे कितना आइटम टच कर रहा है। केकरा पकड़ ले, केकरो पकड़ ले, लेकिन साइडवा वाला को मत पकड़ना, क्योंकि साइडवा वाला का ब्याह इन्हें होगा ना जी, इन्हें उन्हें सब और आगे होगा ना। अब बीच वाला के केकरो पकड़ना। तो बताओ मैं इसको पकड़ लूँ, बताओ बच्चा इक्का आइटम से टच कर रहा है, एक नंबर, 2 से, 3 से और 4 से। तो जितना से टच कर रहा है वही इसका क्या कहलाएगा, तो इस क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4। बोलो हाँ या नहीं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 1। एगो से टच कर रहा है, जय से टच करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अरे हाँ या नहीं, अरे बोले जी। तोर कोऑर्डिनेशन नंबर 0 केरोसिन। अरे बोलो। तो कोई पार्टिकुलर आइटम कितना आइटम से निबिड़ संकुलन में टच कर रहा है वही क्या कहलाएगा। परीक्षा में अपने मन से अपने भाषा में लिखना है परिभाषा, कोई दिक्कतें नहीं है। बोलो अगला बच्चा छापना। अगला पढ़ते हैं डेंसिटी। अगला निकालना पड़ेगा बच्चा 5वां में, चौथा में डेंसिटी। अगला चौथा में निकालना पड़ेगा बच्चा डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी माने घनत्व, डेंसिटी माने, तो डेंसिटी माने, तो डेंसिटी का फार्मूला जानते हो। यस, डेंसिटी बराबर हो जाएगा मास बटा वॉल्यूम। मास बटा वॉल्यूम। मास बटा वॉल्यूम। तो डेंसिटी बराबर मतलब एक निबिड़ संकुलन में कितना मास होगा और बटा होकर टोटल कितना वॉल्यूम होगा। एक निबिड़ संकुलन के एकक कोष्ठिका में, निबिड़ संकुलन में या एकक कोष्ठिका में मत बोलो, क्योंकि एकक कोष्ठिका का डेंसिटी निकालो चाहे तो पूरे क्रिस्टल का डेंसिटी निकालो, डेंसिटी तो सेम ही होगा न। तो आपको बोलना क्या है कि डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। एक परिभाषा एग्जाम में पूछेगा नहीं, सब आता नहीं, खाली बस निकाले ले आ सकता है। तो एक फार्मूला याद रखना बच्चा डेंसिटी निकाले के। डेंसिटी बराबर होगा Z गुने M बटा Na गुने A गुने। अभी क्या क्या है बच्चा, ध्यान से सुनना पहले, ध्यान से सुनना पहले। ये Z क्या बताता है, Z बताता है बच्चा नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम, या वही वाला नंबर ऑफ आइटम, या अगर पहले जो निकाले थे दूसरा इफेक्टिव नंबर जी, इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम सेम चीज़ है।
इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम चाहे नंबर ऑफ एटम का। पीएम क्या है? मास मोलर मास, नॉट मास। क्या है बच्चा? मोलर मास मोलर मास। मोलर मास माने आणविक द्रव्यमान। मोलर मास माने आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान निकालने ला हम बताएंगे या बताए भी हैं बहुत सारा। Na क्या है बच्चा? एवोगाड्रो नंबर। क्या है? एवोगाड्रोज। एवोगाड्रोज नंबर। अब वो कितना होता है, किसके बराबर होता है? इसको 6 होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 के बराबर। आई ए क्यू क्या है बच्चा? ये वॉल्यूम। ये क्या है? अरे भुजा क्यू, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू जी। तो ये हो जाएगा आयतन। इससे आपको डेंसिटी निकलनी है। चलो अगला जो निकालना होगा बच्चा 5वां में, वो है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी एक ग्रुप पूछता है बच्चा, परिभाषा पूछता है। घरे में पढ़े पर तो पढ़ते हैं सर। ई में लिखा बच्चा पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी शॉर्ट में इसे बोलेंगे बच्चा पीई। हिंदी में बोलते हैं बच्चा संकुलन क्षमता। क्या बोलेंगे? संकुलन क्षमता। परिभाषा पूछ लेता है तो परिभाषा लिख लो पहले। आगे बढ़े। संकुलन क्षमता क्या होता है जरा लिख लो परिभाषा डैश दे करके। संकुलन क्षमता अनुपात है, रेशियो ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये जो संकुलन क्षमता होता है, परमाणु कितना जगह छेक रहा है और बटा नीचे में कितना टोटल जगह है। अब ये नहीं कह सकते हो आयतन, क्योंकि संकुलन क्षमता 2D के लिए भी वैलिड होता है बच्चा। तो आयतन अगर मैं बोल दूंगा न तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ 3D के लिए वैलिड होगा। तो मैं यहाँ सबके लिए परिभाषा लिख देता हूँ। तो संकुलन क्षमता क्या होता है, तो लिख दो परिभाषा की द रेशियो ऑफ स्पेस। अच्छा ऐसा लिख दो, बच्चा स्पेस नहीं लिखो, तुम क्लियर ही कर दो। द रेशियो ऑफ एरिया या वॉल्यूम, दोनों लिख दो। अगर 2D रहेगा तो एरिया हो जाएगा और 3D रहेगा तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो द रेशियो ऑफ, अभी नहीं समझ में आई तो बच्चा अभी थोड़ा बहुत समझ में आएगा अभी, क्योंकि अभी बता रहे हैं। पूरा जब इसका एग्जाम्पल देने लगेंगे ना, निविड़ संकुलन पढ़ावे लगेंगे, तब आपको ये सब बुझाएगा कि ये सब क्यों कैसे निकलता है। बस अभी थोड़ा बहुत 10, 15, 20% समझ में आ रहा है, बस वही काफ़ी है। कि द रेशियो ऑफ एरिया या वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय आइटम्स present in unit cell and total area या volume of that unit cell
नहीं बोलना, दैट यूनिट सेल इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ एरिया, अभी रुक जा, लिख दे लो, द रेशियो ऑफ एरिया or volume occupied by atoms present in unit cell and total area volume of that unit cell is called packing efficiency. Packing efficiency. Packing efficiency. Packing. हिंदी लिखना। एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं के द्वारा एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल या आयतन परमाणुओं के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल या आयतन एवं उस एकक कोष्ठिका के कुल क्षेत्रफल या आयतन उस एकक कोष्ठिका के कुल क्षेत्रफल या आयतन के अनुपात को कुल क्षेत्रफल या आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता देख लो बच्चा, पर अगर निकालना होगा तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? याद रखना फॉर्मूला, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर Z गुने एरिया या वॉल्यूम, ऑफ आइटम। Z क्या बताता है? नंबर ऑफ आइटम या इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम, और बटा नीचे में क्या हो जाएगा बच्चा? टोटल एरिया। नीचे में क्या हो जाएगा? टोटल एरिया या वॉल्यूम। टोटल एरिया या वॉल्यूम गुने 100%। अगर परसेंटेज में निकालना चाहते हैं बच्चा तो 100 से गुना कर देना, और अगर मान लो आप रेशियो निकालना चाहते हैं तो बिना परसेंटेज के भी हो जाएगा, लेकिन 100% से गुना कर दोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में निकल जाएगा। देखो बतिया आ रही है, Z गुने एरिया या वॉल्यूम ऑफ आइटम बटा टोटल एरिया या वॉल्यूम गुने 100%। अभी पूरा समझ में नहीं है तो अभी बस लिखा, अब पढ़ते निबिड़ संकुलन होकर बाद समझ में आएगा आपको पूरा। हाँ जी, हाँ जी पढ़े हो गया। ऐसे तो लिख ही रहेगा नहीं सर, एक वजह से 100 ऊपर में है, 100% है ऊपर में है। अरे इस 100 से गुना होने तो नीचे में कैसे है? पहला क्लोज पैकिंग बच्चा 1 डायमेंशनल। पहला लिखा, अब क्लोज पैकिंग पढ़ना शुरू करते हैं। पहला लिखा 1D क्लोज पैकिंग, बता दियो। 1 डायमेंशनल क्लोज। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर हमने YouTube पर डाल दिया है, ठीक है ना, क्रैश कोर्स वाला, लेकिन थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो एक वीडियो भर ध्यान दीजिएगा, है ना, बाकी को अगला बार से फिर अच्छा जाएगा, क्वालिटी ठीक जाएगा। तो इस बार थोड़ा चमक रहा था, मैंने लॉक नहीं किया था, मेरे को ध्यान नहीं रहा था, हम पढ़ावे में लगल रह गए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से ठीक। अच्छा, ये रिकॉर्ड हो रहा है? यस सर।
आओ बच्चा, तीनों क्लोज पैकिंग पढ़ लो, आई चैप्टर खत्म। ये तीनों क्लोज पैकिंग पढ़ लो ना, सॉलिड स्टेट खत्म। बस अरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गुण है जी, तो वो थोड़ा सा तो समझ में लगे। परिभाषा लगी कौन चीज़ है? परिभाषा तो ऊपर बढ़ गई चीज़ है। परिभाषा तो बता दो, वो तो नहीं लिख के लिए है ना, थोड़ा सा डिफेक्ट बता देंगे खाली, बस आपको डिफेक्ट से क्वेश्चन हर साल आता है ना। तो बस ये बचन का ही टॉपिक है, 2 टॉपिक है, एगो क्लोज पैकिंग और अगला है डिफेक्ट, खत्म है। वाइड एकरे में नहीं आएगा, एकरे में वाइड है। देखो इधर पहला बच्चा 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग हिंदी लिख ले, हिंदी जानो हो ना जी। एक बीमीय निविड़ संकुलन, एक बीमीय निविड़ संकुलन, एक बीमीय निविड़ संकुलन। खत्म हो गए तो रिकॉर्डिंग और तुमको पूछूंगा, नहीं तो कुछ बोलेंगे तो चल जाएगा सब, गाली गलौज देंगे। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, एक बीमीय निविड़ संकुलन। एक बीमा, अच्छा एक, अच्छा बीमा, एक बीमा, 2 बीमा, 3 बीमा, समझो। सुनो बढ़िया से समझा दे। एक बीमा का मतलब होगा जकरा में एक के दिशा में अरेंजमेंट हो। 2 बीमा का मतलब है 2 दिशा में अरेंजमेंट हो, और 3 बीमा का मतलब है 3 दिशा में अरेंजमेंट हो। फिर से सुन लो दूसरा तरीका से। एक बीमा मतलब जकरा में सिर्फ लंबाई हो, 2 बीमा मतलब लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, 3 बीमा लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पहले? 1 डायमेंशनल मतलब क्लोज पैकिंग होगा, वो एक ही दिशा में होगा। तो लिख लो एक लाइन दे करके बच्चा, अरेंजमेंट इन 1 डायरेक्शन, अरेंजमेंट इन ओनली 1 डायरेक्शन। ओनली कुछ नहीं लिखे हो, बस एक लाइन लिखैली हो, खत्म हो गए। अरेंजमेंट इन ओनली 1 डायरेक्शन, अरेंजमेंट इन ओनली केवल एक दिशा में सजावट को क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। बोलो हाँ या नहीं? सजा दियो, अरे बोलो ना जी। देखो एक दिशा में सजा देते हैं, बताओ बच्चा, एक के दिशा में जा रहा है कि 2 दिशा में? एक दिशा में। इस पैकिंग को क्या कहेंगे? अगर आइटम एक ही दिशा में खाली सजा हुआ, बताओ बच्चा एकर कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो। अरे एगो केकरो पकड़ लो ना जी, और देखो कई गो से टच कर रहा है, बस एकर कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अगर आप कुछ तुम ज्ञात कर ही नहीं सकता है इसको, यार ज्ञात कर ही नहीं सकता। बोलो ना जी, अरे बोलो, बना ले हो गले 1 डायमेंशनल खत्म। अरे 1 डायमेंशनल वाह, कोई बात नहीं जी, की करे ये काम करे पड़ता। ये देखो, ये निकाल, देखो 1 डायमेंशनल क्लोज, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग दिख रहा है? ये तो हो गया 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। कोई बात नहीं, खत्म हो गया, रह जाए कोई बात नहीं, हो गया। अरे कौन जी है जी? 1 डायमेंशनल। चलिए दूसरा लिखा बच्चा 2 डायमेंशनल। दूसरा लिखा 2 डायमेंशनल। इसका गोली आता है क्या? कई डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल। हेडिंग दो बच्चा 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग।
कितने डायमेंशनल? 2 डायमेंशन। अरे बस भार आपको फिर हम पढ़ते 3D में, ये सब तो 1 डायमेंशन हो गए। 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल क्लोज पैक। 2 डायमेंशनल द्विविमीय निबिड़ संकुलन। क्या पढ़ोगे? द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अरे द्विविमीय, बताओ कई दिशा में अरेंजमेंट होगा बच्चा? दिशा में तो लिख दो अरेंजमेंट इन, अरेंजमेंट इन ओनली 2 डायरेक्शन, ओनली 2 डायरेक्शन, ओनली 2 डायरेक्शन, अरेंजमेंट इन ओनली 2 डायरेक्शन, केवल 2 दिशा में अरेंजमेंट। तो आई कर दो अरेंजमेंट 1 2 3 4। ड्राइंग गिनती क्यों करते हैं? 1 दिशा हुआ नहीं हो, एगो नीचे की ओर कर दें तो 2 दिशा में हो जाएगा। बोलो जी कितने दिशा में अरेंजमेंट है? 2 दिशा में। एक बता बच्चा, ये देखो एक्स एक्सिस के अलाउंग है और दूसरा वाई एक्सिस के अलाउंग। कितने दिशा में अरेंजमेंट है? 2 दिशा में। तो इस अरेंजमेंट का क्या नाम दोगे? 2D क्लोज पैकिंग। क्या नाम दोगे? 2D क्लोज पैकिंग। आइए देखो ना ये वाला, अरे ये वाला ये कहाँ? ये ने भी सजल है यार, ये तो ये कैसन सजाव? 2D। ये कैसन सजाव? समझ में आया कि नहीं? बाकी विस्तार से कर ले हम लोग नेक्स्ट क्लास में।